हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और मेरे प्यारे बच्चों, इन द प्रीवियस लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया था वो वीडियो, और हम लोग आपके अमाइंस की केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे। आज हम उस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आज हमारी लास्ट केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे अमाइंस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो लास्ट केमिकल रिएक्शन ऑफ अमाइंस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मेरे ख्याल से 7वें नंबर वाली रिएक्शन होगी। 6 रिएक्शन में पिछले लेक्चर में करा चुका था। तो आप हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो, मैं आपको पहले ही समझा देता हूं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में गड़बड़ कहां होगी। देखो, गड़बड़ यह होगी कि आप जब आपके एनिलीन को देखोगे तो एक एनिलीन भी आपको आम सब्सटेंस की तरह दिखेगा। जैसे कि आपने फिनॉल्स के अंदर देखा था OH, आपने क्लोरीन के अंदर देखा था क्लोरोबेंजीन के अंदर। यहां पर भी क्या होगा, दिस नाइट्रोजन इज अटैच्ड विद sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। भाई, बेंजीन का कार्बन हम सब लोग जानते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इस वजह से इसकी थोड़ी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है। वी ऑल नो कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। अच्छा, अगर यहां पे फिनॉल होता, अगर यहां पर फिनॉल होता तो ऑक्सीजन अटैच्ड होता OH। तो ऑक्सीजन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से अपनी ओर खींचता। लेकिन यहां पर नाइट्रोजन की उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, लेकिन आपको हल्का फुल्का इंडक्टिव इफेक्ट तो दिख रहा होगा। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट के साथ साथ, क्योंकि ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये नाइट्रोजन से लगातार डिमांड करेगा ऑक्सीजन, सॉरी, ये कार्बन नाइट्रोजन से लगातार डिमांड करेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन दो, मुझे इलेक्ट्रॉन दो। जैसे अर्नब गोस्वामी बोलता है ना, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, वैसे ये क्या बोलेगा, मुझे इलेक्ट्रॉन दो, मुझे इलेक्ट्रॉन दो। तो क्या होगा, अल्टीमेटली इंडक्टिव इफेक्ट को हराते हुए आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा। अच्छा, एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, हम लोग बहुत देर से पढ़ते हुए आ रहे थे नाइट्रोजन इज अ वेरी गुड इलेक्ट्रॉन डोनर। हमने पढ़ा ना, अभी इसके अंदर पूरी बेसिसिटी पढ़ी थी, याद करो। हमने यही तो सीखा था कि नाइट्रोजन बड़े आराम से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो इट इज अ वेरी गुड इलेक्ट्रॉन डोनर। तो ये पूरी ताकत से इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है, पूरी ताकत से डोनेट कर देता है, ठीक है। और जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो आपको सबको मालूम है कि अब यहां पर रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं पूरे स्ट्रक्चर ना बनाते हुए, मैं यहां पर आपको एक ही स्ट्रक्चर में तीनों चीजें दिखाने की कोशिश करूंगा। तो यहां पर बन जाएगा डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और अंदर पहले आपको नेगेटिव चार्ज यहां दिखेगा, फिर नेगेटिव चार्ज यहां दिखेगा, फिर नेगेटिव चार्ज यहां दिखेगा, 3 जगह आपको नेगेटिव चार्ज दिखेगा। एंड फाइनली ये स्ट्रक्चर नंबर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर 1 ये, स्ट्रक्चर नंबर 2 ये, और स्ट्रक्चर नंबर 3 ये, ठीक है। ये अलग अलग 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपको चीज दिखती जाएगी, 1, 2 एंड 3। एंड फाइनली NH2 अपने लोन पेयर के साथ लौट आएगा, लेकिन लोन पेयर्स की पोजीशन, सॉरी, डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल जाएगी। तो यहां पर भी आप देख रहे हो कि आपका जो NH2 ग्रुप है, यहां पर आप देख रहे हो आपका जो NH2 ग्रुप है इज एक्टिवेटिंग इन नेचर, यानी आपके रिंग को क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। हमने अभी पिछले चैप्टर में अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड में देखा था कि भले ही आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो, भले ही आपका अल्डिहाइड हो, भले ही आपका कीटोन हो, उसमें जो ग्रुप अटैच्ड होता है, ये C डबल बॉन्ड O, ये जो C डबल बॉन्ड O होता है, जो आपकी रिंग से जुड़ा हुआ होता है, ये लोन पेयर अपनी ओर खींच के आपके बेंजीन रिंग के इस डबल बॉन्ड को अपनी ओर खींचता है। तो यहां पर आपके बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो ये रिंग को एक्टिवेट ना करते हुए ये रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं। डीएक्टिवेट का मतलब क्या, इस रिएक्शन के लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या, इलेक्ट्रोफाइल, एक ऐसा ग्रुप जिसे इलेक्ट्रॉन पसंद है,
तो वो आपकी रिंग पर आकर कब अटैक करेगा? जब रिंग पे ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज हो। तो आपका जो NH2 ग्रुप है ये रिंग को एक्टिवेट करता है, इट इज एक्टिवेटिंग इन नेचर। अब इसने जब रिंग को एक्टिवेट कर दिया, मतलब अब आपके ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पर एक इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक वेरी इजी, इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक वेरी इजीली। इलेक्ट्रोफाइल बड़े आराम से, बड़े इजीली, एकदम प्यार से आके रिएक्ट करेगा। तो ये बात समझ में आ गई आपको? इनफैक्ट हमेशा ध्यान रखना दैट ये जो प्रोसेस होती है इज हाईली एक्टिवेटिंग इन नेचर। इट इज हाईली एक्टिवेटिंग इन नेचर, यानी कि जितना आप फिनॉल्स में देखते हो, जितना आपने हेलो अल्केन्स, हेलो अरीन्स में क्लोरोबेंजीन पर या ब्रोमोबेंजीन पर देखा है, उन सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी आपको अमाइंस के अंदर देखने को मिलेगी। इतनी कि ये रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाएगी, आपके कंट्रोल के बाहर निकल जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो पहले जरा इसका बेसिक पॉइंट नोट कर लो, ठीक है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। मतलब हमने ये देख लिया कि आपका जो अमाइंस होगा, मतलब ये जो हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हम लोग एनिलीन्स के अंदर देखेंगे, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगी। चलिए, तो हम इसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे ब्रोमिनेशन। सबसे पहले हम लोग कौन सी रिएक्शन देखने वाले? हम लोग सबसे पहले ब्रोमिनेशन देखने वाले। ब्रोमिनेशन। अब देखो प्यारे बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया कि आपका जो एनिलीन होता है ये गुंडा होता है, गुंडा होगा एकदम बहुत बड़ा वाला, और है ना बहुत ही ज्यादा एक्टिवेटिंग इन नेचर होने की वजह से जैसे ही आप इस एनिलीन का ट्रीटमेंट, जैसे ही आप आपके एनिलीन का ट्रीटमेंट ब्रोमीन के साथ करते हो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, यूजुअली इसको बोला जाता है ब्रोमीन वाटर, यानी पहले आपने ब्रोमीन को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया और फिर आपने इसको इसके साथ ट्रीट किया। तो यहां पर आपको पता है क्या प्रोडक्ट मिलेगा? सरप्राइजिंगली यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। यहां भी ब्रोमीन, यहां भी ब्रोमीन और यहां भी ब्रोमीन, और 3 HBr बाहर, क्योंकि हम लोग जानते हैं यहां, यहां और यहां जो हाइड्रोजन होगा वो निकल जाएगा और 3 ब्रोमीन के साथ बाहर निकल जाएगा और 3 ब्रोमीन इस पर अटैक करेंगे। नाउ दिस विल बी कॉल्ड एज सिम ट्राइब्रोमो एनिलीन, या तो आपको उसको सिम ट्राइब्रोमो एनिलीन बोलना पड़ेगा, या आप इसको बोलेंगे 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, ट्राइब्रोमो एनिलीन, ये बन के मिलेगा। लेकिन आपने तो अभी तक क्या पढ़ा था कि जब सिंपल ब्रोमिनेशन करेंगे, जब हम सिंपल ब्रोमिनेशन करेंगे तो 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एक हमें सिंपल पैरा ब्रोमो एनिलीन मिलेगा और एक हमें ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन मिलेगा। पैरा वाला मेजर होगा, ऑर्थो वाला माइनर होगा। लेकिन यहां पर तो हमें ये प्रोडक्ट मिल गया। तो ये रिएक्शन क्या शो करती है? दिस रिएक्शन shows that aniline is highly reactive in nature। बहुत ज्यादा रिएक्टिव इन नेचर होगा, हाईली रिएक्टिव इन नेचर होगा टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो पहले इतना नोट कर लो, फिर केस को आगे बढ़ाते हैं। नोट करो भाई नोट करो, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। हो गया? ठीक है, चलो ग्रेट। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर मुझे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन चाहिए तो, मतलब मुझे मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन चाहिए तो यहां पर सवाल आता है दैट व्हाट will be the case if we want mono substituted एनिलीन। अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन चाहिए तो यहां पर क्या केस काम करेगा? तो बेटा यहां पर हम लोग यूज करेंगे एक रीएजेंट जिसको बोलेंगे हम लोग मास्किंग रीएजेंट का इस्तेमाल करेंगे।
हम लोग मास्किंग रीएजेंट का इस्तेमाल करेंगे, यानी हम लोग चीज को क्या कर देंगे, मास्क कर देंगे। अब इसका क्या मतलब है, अरे कोरोना वायरस ने हमारे मुंह पे मास्क पहना दिया, हम तो एनिलीन के मुंह पे मास्क पहनाएंगे, हमने मास्क पहना है तो ससुरे हम तुझे भी मास्क पहनाएंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, देखो कैसे मैं आपको बताता हूं, देखना। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सब जानते हैं कि हमारा जो एनिलीन होता है, हमारा जो एनिलीन होता है, इसको हम ऐसा लिखते हैं NH2। भाई इसमें सबसे खतरनाक कौन है, ये नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन जितनी आसानी से अपना लोन पेयर इस कार्बन को देगा इस बेंजीन की रिंग में, उतना जल्दी, उतना ज्यादा स्पीड से नेगेटिव चार्ज क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, उतनी ज्यादा स्पीड से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये रिंग उतनी ज्यादा रिएक्शन करेगी। लेकिन हमें तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड चाहिए, मतलब मुझे या तो ऑर्थो पर एक सब्स्टिट्यूशन चाहिए या तो सिर्फ पैरा पर चाहिए, मुझे ऑर्थो और पैरा पर एक साथ नहीं चाहिए। तो यहां पर क्या करूंगा, यहां पर मैं इस्तेमाल करूंगा असाइलेशन वाली रिएक्शन। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, असाइलेशन। सर असाइलेशन में तो आपने या तो ईथर का इस्तेमाल किया था, या तो आपने असाइल क्लोराइड का इस्तेमाल किया था, या तो आपने एसिड एनहाइड्राइड का इस्तेमाल किया था। तो जी हाँ, यहां पर मैं एक काम करता हूं, मैं मेरे एसिड एनहाइड्राइड का इस्तेमाल करता हूं, जिसको हम लोग सब जानते हैं बाय द नेम ऑफ इथेनोइक एनहाइड्राइड। ये सबसे बेस्ट मास्किंग रिएजेंट होता है। इसके अलावा अगेन हमने पिछले वीडियो में असाइलेशन में ईस्टर का भी इस्तेमाल किया था, असाइल क्लोराइड का भी इस्तेमाल किया था, कुछ भी यूज करो, लेकिन एसिड एनहाइड्राइड सबसे बेस्ट होता है। अब यहां पर क्या होगा, देखो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप आपके सबसे पहले आप आपके NH2 में ट्रीटमेंट कर दो आपके इस असाइल एनहाइड्राइड का। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहां पर आपका ये जो सब्सटेंस है ये कुछ इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो गया, क्या हुआ, ब्रेक हो गया। अब यहां पर क्या होगा, देखो, अच्छा ये कंडीशन क्या होगी, यू नीड टू टेक सम एसिडिक इन्वायरमेंट। आपको ये चीज थोड़ा सा एसिडिक इन्वायरमेंट में करनी होगी। यूजुअली यहां पर लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, लाइक इथेनॉइक एसिड। तो जैसे ये टूटा, ये आपका अमाइन तुरंत इस कार्बन पर अटैक करेगा। जैसे ही इस कार्बन पर अटैक होगा, अब यहां पर आपको क्या सिचुएशन दिख रही, देखो मैं आपको बताता हूं। यहां पर तुम्हारा नाइट्रोजन, जिसके पास में 2 हाइड्रोजन है, ये कनेक्ट हो गया C डबल बॉन्ड O CH3 के साथ विद अ पॉजिटिव चार्ज। जरा इसको ध्यान से देखना, क्या ये सिचुएशन नहीं क्रिएट होगी, सोचो क्या सिचुएशन नहीं क्रिएट होगी। अच्छा, अब यहां पर एक काम करो, एसिड का इस्तेमाल मत करो। देखो हम इसको एक काम करते हैं, याद करो हम लोगों ने असाइलेशन में क्या यूज किया था, पाइरिडीन। तो हम यहां पर पाइरिडीन मिला देते हैं। पाइरिडीन बेसिक इन्वायरमेंट है। मुझे यहां पर बेसिक इन्वायरमेंट क्यों रखना है, क्योंकि अब ये हाइड्रोजन को बाहर फेंकेगा, लोन पेयर वापस विड्रॉ करेगा, तो ये जो हाइड्रोजन बनेगा ये जाकर अटैक करेगा इस बचे हुए ऑक्सीजन पे। तो अब यहां पर सिचुएशन क्या बनेगी, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, और ये जो O है ये H के साथ कंबाइन होके एसिड बना लेगा, दैट इज योर इथेनोइक एसिड। तो यहां पर हम एक काम ये कर सकते हैं, हम इस चीज को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि मैंने pyridine क्यों ऐड कराया। वी ऑल नो दैट pyridine इज बेसिक इन नेचर, वी ऑल नो दैट योर pyridine या pyridine इज बेसिक इन नेचर, इज बेसिक इन नेचर। अब ये बेसिक नेचर का होने की वजह से इस इथेनोइक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इट विल न्यूट्रलाइज CH3COOH प्रोड्यूस्ड। इससे क्या होगा,
इससे रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने से बच जाएगी, वरना क्या होगा, ये एसिड फिर इसके साथ रिएक्ट करके, ये एसिड, चलो मैं गोला नहीं बनाता ना, बच्चे ना बहुत कंफ्यूज होते हैं सर गोला क्यों बनाया, तो ठीक है भैया गोला नहीं बनाते, ऐसा बना देते हैं। तो ये हो जाएगा NH3 और ये इसका लोन पेयर वापस आ गया। अब ये क्या बन गया तुम्हारा, ये तुम्हारा मेजर फंक्शनल ग्रुप है CH3 तो ये इथेनल हो गया, नहीं ये इथेनामाइड हो गया क्योंकि ये अमाइड ग्रुप है, और इस नाइट्रोजन से फिनाइल अटैच्ड है, तो ये हो जाएगा N फिनाइल इथेनामाइड। मैंने कल भी सिखाया था कि जो C O है, इससे जो ग्रुप अटैच्ड होगा वो आपकी लॉन्गेस्ट चेन में आएगा, वो आपकी पेरेंट चेन में आएगा, और नाइट्रोजन से जो अटैच्ड है वो सब्स्टिट्यूएंट में आएगा, तो ये बन गया आपका N फिनाइल इथेनामाइड। समझ में आ रही बात। तो ये हम लोगों ने क्या कर दिया, ये हम लोगों ने हमारे एनिलीन को मास्क कर दिया। यहां पर आपके एनिलीन की क्या हो गई, मास्किंग। तो हम लोग बोलेंगे वी हैव मास्क्ड द एनिलीन, वी हैव मास्क्ड द एनिलीन। क्या यहां तक की चीज क्लियर हो रही है, क्या यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। मतलब जो असाइलेशन मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिखाया था, यहां पर मैंने उसको वापस से असाइलेशन कर दिया, और जो पिरिडीन ऐड करा वो इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। पता चला कि एन फिनाइल इथेनामाइड कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ट्रीट होके वापस से एनिलीन और इथेनोइक एनहाइड्राइड बना लेगा। तो हमको रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने से रोकना होगा, और उसको रोकने का एक ही तरीका है, ये तो हमारे काम की चीज है, इस ससुरे को न्यूट्रलाइज कर दो। इसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा, आपका पाइरिडीन। पहले जरा इतना नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब होगा क्या, देखो अब होगा क्या, एक्चुअली हम लोगों ने यहां पर ये मास्किंग रिएजेंट का इस्तेमाल क्यों करा। अब देखो हम लोग सब जानते हैं कि अगर आपका ये नाइट्रोजन जिसके पास में लोन पेयर है, और अगर ये आपकी इस बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है, तो ये अपना लोन पेयर जितनी ज्यादा अच्छे तरीके से इस कार्बन को सप्लाई करेगा, उतनी ज्यादा एक्टिविटी बढ़ेगी। तो यहां पर आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं द ग्रेटर द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ज्यादा ग्रेटर द रिलीज होना चाहिए, डोनेशन नहीं, डोनेट थोड़ी कर रहा है, रिलीज कर रहा है। सो द ग्रेटर द रिलीज, द ग्रेटर द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बाय नाइट्रोजन into the benzene ring, greater will be the activity and hence reactivity। उतना ज्यादा आपका रिंग एक्टिव होगा और उतनी ज्यादा आपकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गया, ग्रेटर विल बी द रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी। क्या ये चीज क्लियर हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसको मास्क कर दिया। अब मास्किंग का मतलब क्या होगा, देखो क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीजन एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन पेयर को विड्रॉइंग कर सकता है, ये इसको विड्रॉ कर लेगा। समझ में आ रही बात आपको, ये क्या करेगा, ये इसको विड्रॉ कर लेगा। तो अब विड्रॉ करने की वजह से क्या होगा, ये यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर हट गया, और जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर हटा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर आपको यहां नजर आने लगेगा, एंड यू विल ऑब्जर्व अ नेगेटिव चार्ज ओवर हियर। अब जैसे इस पर नेगेटिव चार्ज आया, कार्बन के पास में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ही रह गए, तो यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अब नाइट्रोजन के पास में 2 सवाल आ चुके हैं। अब नाइट्रोजन के पास में 2 सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि मैं अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को दूं या इस कार्बन को दूं। तो अब ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को देगा, और जैसे ही इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को दिया, इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा
और पॉजिटिव चार्ज हटने की वजह से यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड और अब नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब जब लोन पेयर ही नहीं रहेगा अवेलेबल तो रिंग में क्या ट्रांसफर करेगा? तो अब यहां पर 50-50% सिचुएशन बन गई। अब यहां पर क्या हुआ? 50-50% सिचुएशन बन गई। क्या कि 50% टाइम इस कार्बन को लोन पेयर डोनेट करेगा ये नाइट्रोजन और 50% टाइम इस कार्बन को डिनोट करेगा, इस कार्बन को डोनेट करेगा। पहले क्या होता था? पहले तो ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर सिर्फ और सिर्फ इस कार्बन को देता था और इनकी खुशहाली भरी जिंदगी चलती रहती थी, इनका रेजोनेंस चलता रहता था। लेकिन अब क्या हो गया? अब ये हो गया मेरे प्यारा बच्चा लोग, अब ये सिचुएशन आ गई कि जैसे ये मास्किंग ग्रुप हमने जोड़ा है, गिर गया, तू क्यों गिरता है रे येड़े। हाँ, तो जैसे आपने मास्किंग ग्रुप जोड़ा, इसमें C डबल बॉन्ड O है एंड C डबल बॉन्ड O इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर। C डबल बॉन्ड O ग्रुप को आप क्या बोलेंगे? इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर। तो ये क्या करेगा? ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। सो नाउ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन is not fully available, is not fully available for carbon जो कि sp2 hybridized है of benzene, hence its reactivity decreases। यानी ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमको किसी की रिएक्टिविटी डिक्रीज करनी हो रही। तो ये काम हो गया आपके असाइलेशन का। तो जरा पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको कंप्लीट केमिकल रिएक्शन सिखाता हूं। नोट करो, ठीक है? अब चलो, यहां तक की चीज क्लियर हो गई? पक्का? चलिए, ग्रेट। तो अब हम लोगों को मोनो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमीन चाहिए था हमारे एनिलीन पे, हमको एक ही ब्रोमीन चाहिए। अब कैसे आएगी ये चीज देखो। अब हम करते हैं रिएक्शन पूरी कंप्लीट। तो शुरू से लिखना स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले आप लो 5 ग्राम ब्रोमीन, नहीं एनिलीन स्वाद अनुसार। एनिलीन में आप मिलाइए आपका इथेनोइक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन नामक बेस। तो यहां पर आपके एनिलीन के ऊपर ये अटैच हो जाएगा और ये बन जाएगा एन फिनाइल इथेनामाइड। अब आप इसके साथ में ट्रीटमेंट कीजिए ब्रोमीन वाटर का। अब आप इसके अंदर ऐड करो ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन वाटर यहां पर, अब क्योंकि यहां पर सब्स्टिट्यूशन इतना आसान नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब लोन पेयर इतने आराम से अवेलेबल नहीं है रिंग में, मतलब रिंग अब थोड़ी सी डीएक्टिवेटेड हो गई है। हम बोलेंगे दैट रिंग इज नॉट मच एक्टिवेटेड। तो अब क्या होगा? अब वही आराम से रिएक्शन होगी। एक ब्रोमीन या तो ऑर्थो पोजीशन चूज करेगा या तो पैरा पोजीशन चूज करेगा। तो हम लोग यहां पर देखेंगे कि अगर आपके ब्रोमीन ने ऑर्थो पोजीशन चूज करी तो आप खुद फील करो यहां पर क्या तकलीफ होगी। यहां पर क्या तकलीफ होगी? यहां पर आपके मेटाब्रोमो एन फिनाइल इथेनामाइड के अंदर क्या तकलीफ होगी कि यहां पर स्टीयरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगा। इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो ऑलमोस्ट ही क्लैश हो गए। देखो, मैं तो खुद बनाते हुए भी नहीं इसको रोक पा रहा हूं। तो यहां पर क्या प्रॉब्लम होगी? स्टीयरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा ह्यूज होने की वजह से, बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से आपको ये माइनर दिखेगा। तो आप यहां पर क्लियरली लिख सकते हैं ड्यू टू स्टीयरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टीयरिक हिंड्रेंस, या मैं लिखूं ड्यू टू हाई स्टीयरिक हिंड्रेंस, ये बहुत ज्यादा माइनर क्वांटिटी में बनेगा। लेकिन वहीं आप जब देखेंगे कि ये हो गया, यहां पर आ गया आपका ब्रोमीन, यहां पर आ गया N, C डबल बॉन्ड O, CH3 और यहां पर आ गया H। ये मेजर क्वांटिटी में बनेगा। अब आप इस मेजर क्वांटिटी वाले को
अब वाटर के साथ इसका हाइड्रोलिसिस कर दो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक इन्वायरमेंट, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक इन्वायरमेंट। तो एसिड क्या करेगा, एसिड वाटर को दो पार्ट में तोड़ देगा, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो OH नेगेटिव है ये इस रिंग को यहां से इस प्रकार तोड़ेगा और यहां से आपको मिल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और ये OH एसिटिक एसिड बन के बाहर हो जाएगा। और अब आपके इस रिंग के ऊपर NH ऑलरेडी अवेलेबल है देखो, और एक H और बढ़ जाने की वजह से ये NH2 हो जाएगा और ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा। तो ये मिल गया आपको आपका प्रोडक्ट पैरा ब्रोमो एनिलीन। तो दिस इज हाउ यू विल गेट मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड चाहिए तो आपको आपके एनिलीन का पहले एसिटाइलेशन करना होगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव टू डू द एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन। अगर आपको एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन करना आ गया तो आप बड़े आराम से मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन बना सकते हो। और अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड नहीं चाहिए तो इतना प्रपंच करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे ये उठाओ, ब्रोमीन वाटर डालो, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन आपके थाली में तैयार है। अब आप इसको बढ़िया धनिये के साथ और पुदीने के साथ परोस सकते हैं। इसकी आगे की बात हम जल्दी से करेंगे, बट बिफोर दैट प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। नमस्कार। मतलब आगे बढ़े, चलो ग्रेट। अब प्यारे बच्चों एक और बड़ी अजीब सी बात, एक तो मजा आ गया कि भैया अगर आपको ब्रोमिनेशन करना है, हेलोजिनेशन करना है तो आपको मास्किंग रिएजेंट का इस्तेमाल करते आना चाहिए। अब आओ नाइट्रेशन पे। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, मतलब अमाइंस चैप्टर छोटा है लेकिन इतनी नई चीजें देखने को मिल रही है जिसका जवाब नहीं। अब आते हैं जरा नाइट्रेशन की तरफ। प्यारे बच्चों नाइट्रेशन में जैसे आपने ये उठाया एनिलीन और इस पे लिखा NH2, लगाया आपने लोन पेयर। नाइट्रेशन में आप लोग HNO3 का इस्तेमाल करते हो और कैटलिस्ट के तौर पर H2SO4 का इस्तेमाल करते हो। अच्छा, यहां पर टेम्परेचर आप कोशिश कीजिएगा 288 केल्विन रखने की। तो यहां पर आपको नाइट्रेशन के वजह से यू ऑल नो कि भाई दो टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। एक आपको मिलेगा पैरानाइट्रो, पैरानाइट्रो एनिलीन, दूसरा आपको मिलेगा, बिल्कुल सही बात है, दैट इज योर ऑर्थोनाइट्रो एनिलीन। लेकिन हैव यू एवर थॉट अबाउट दिस प्रोडक्ट मेटानाइट्रो एनिलीन? आप बोलोगे सर बकवास मार रहे हो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जहां पर आपका एनिलीन ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, आपको ऑर्थो और पैरा नाइट्रो एनिलीन ही मिलना है, मेटा की यहां पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक है, अच्छा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? बिल्कुल सही बात है, सबसे ज्यादा मेजर क्वांटिटी में आपको यह मिलेगा 51%। लेकिन मेटानाइट्रो एनिलीन का परसेंटेज यील्ड 47% होगा। नाउ आपका दिमाग काम नहीं करेगा, बोलोगे सर जहां पर यह प्रोडक्ट बनना ही नहीं चाहिए, जहां पर यह प्रोडक्ट बनता ही नहीं है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, जहां पर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इस रिंग को देगा और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल को गाइड करेगा, वहां पर आपका इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पर कैसे आया? कुछ भी, लेकिन ये 47% की यील्ड के साथ बन रहा है और ये बन रहा है मात्र 2%, यानी ये डेफिनेटली माइनर है लेकिन ये भी लगभग मेजरली ही बन रहा है। तो यहां पर सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि वी ऑल नो, यहां पर सवाल क्या आता है, दैट व्हेन NH2 ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, जब आपका NH2 ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, देन वाई मेटानाइट्रो एनिलीन इज
obtained in such a high yield, in such a high yield। तो इतनी ज़्यादा हाई यील्ड इसकी कैसे? तो पहले ज़रा नोट करो, फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे। अच्छा, पैरा और ऑर्थो के लिए तो बताने की ज़रूरत नहीं है, पैरा और ऑर्थो के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब अपना लोन पेयर डोनेट करेगा तो रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो आएगा। अच्छा, मेटा पोजीशन माइनर क्यों है? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस, यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये माइनर है। ये सारी बातें बेसिक है, हमको तो बस इसका सवाल का जवाब चाहिए कि यार ऐसा कैसे हो रहा है। ठीक है, तो हम इस सवाल का जवाब ढूंढने निकल पड़ते हैं। चलो बैग भरो अपना फटाफट से और निकल चलो मेरे साथ में इस चीज का पता लगाने कि गुलजारी लाल ऐसा हुआ कैसे। ठीक है, नाउ तो एक्चुअली मेरे प्यारे बच्चों हुआ क्या, आपने यहां पर HNO3 का ट्रीटमेंट करा इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एट 288 केल्विन्स। अब हम लोग सब जानते हैं कि ये सल्फ्यूरिक एसिड और ये नाइट्रिक एसिड, ये सब क्या है, दीज आर प्रोटॉन रिलीजिंग एसिड्स, दीज आर प्रोटॉन रिलीजिंग एसिड्स। मतलब ये क्या करेंगे, ये H+ रिलीज करेंगे। और हम लोग सब जानते हैं दैट नाइट्रोजन बीइंग अ लोन पेयर डोनर, ये एक लुईस बेस की तरह काम करेगा। तो ये लुईस बेस क्या करेगा, अपना लोन पेयर कार्बन को डोनेट करने की जगह इस H2SO4 से निकलने वाले प्रोटॉन को दे देगा। अब क्या होगा, जब ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा तो यहां पर सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाएगी। अब ये बन जाएगा NH3 पॉजिटिव। अब तुम्हारे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अब यहां पर क्या होगा पता है, ये कार्बन बोलेगा कि तू मेरी मदद करता है, आज मैं तेरी मदद करूंगा, ले मेरा लोन पेयर, आई मीन ले मेरा इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहां पर अब सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि इस गरीब पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां पर आ जाएगा NH3 और पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, और यहां पर रहेगा नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज। फिर अगले केस में क्या होगा, ये NH3 रहेगा भाई, NH3 रहेगा और एक नेगेटिव चार्ज आ जाना चाहिए, क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा है। वैसे तो अनस्टेबल होगा ये, लेकिन अगली बार पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। समझ में आ रही बात आपको? फिर तीसरी बार पॉजिटिव चार्ज आपके रिंग में यहां आ जाएगा, यहां पर डबल बॉन्ड NH3 हो जाएगा। मतलब यहां पर अब क्या हो रहा है, इन दिस केस आपके ऑर्थो पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर और फिर ऑर्थो पोजीशन पर देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज। और हम लोग सब जानते हैं कि आपका जो NO2 है, जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, जो कि आपने अभी इस रिएक्शन से निकाला है, वो कोशिश करेगा ऑर्थो पे जाने की, लेकिन रिपल्शन होने की वजह से जा नहीं पाएगा। फिर वो कोशिश करेगा पैरा पर जाने की, लेकिन रिपल्शन की वजह से फिर नहीं जा पाएगा। फिर वो कोशिश करेगा पैरा पर जाने की, लेकिन रिपल्शन की वजह से नहीं जा पाएगा। तो वो क्या बोलेगा, कहाँ जाऊं, क्या करूं? तो बोलेगा अंधों में काणे राजा। भाई जब ऑर्थो और पैरा पे नहीं मिल रहा है तो क्यों ना मेटा पर जाने की कोशिश की जाए, क्यों ना मेटा पर जाने की कोशिश की जाए, क्यों ना मेटा पर जाने की कोशिश की जाए। क्योंकि भले ही मेटा पर नेगेटिव चार्ज नहीं है, लेकिन पॉजिटिव भी तो नहीं है, क्योंकि यहां पर तो पॉजिटिव 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 रिपेल कर रहा है। मेटा पोजीशन पर देयर इज नो पॉजिटिव चार्ज, भले ही नेगेटिव नहीं है लेकिन पॉजिटिव भी तो नहीं है। तो अब यहां पर आपका इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा। तो बिकॉज ऑफ द एसिडिक इन्वायरमेंट, तो यहां पर आप इसका लॉजिक क्या लगाएंगे, यहां पर आप इसका लॉजिक लगाएंगे दैट बिकॉज ऑफ एसिडिक इन्वायरमेंट ड्यू टू H2SO4, NH2 group becomes Lewis base and donate their electron pair to
proton and hence becomes रिंग डीएक्टिवेटर, और ये अपने आप ही अपनी रिंग को डीएक्टिवेट कर देंगे, रिंग डीएक्टिवेटर बन जाएंगे, रिंग को डीएक्टिवेट कर देंगे और अब आपके इलेक्ट्रोफाइल को मजबूरन मेटा पोजीशन में जाना पड़ेगा। इस वजह से आपको सबसे ज्यादा प्रोडक्ट तो काय का मिलेगा, पैरा पोजीशन का। मतलब मैक्सिमम केसेस में 50% केसेस में नाइट्रोजन अपना लोन पेयर अपने कार्बन को देकर रेजोनेंस करेगा और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ेगा। इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पे भी जोड़ेगा, पैरा के अलावा ऑर्थो पे भी जोड़ेगा, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ज्यादा अटैचमेंट नहीं हो पाएगा। लेकिन लगभग 50% केस में भाई 50% पे वो अपना कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है और 50% केस में वो अपना लोन पेयर प्रोटॉन को दे रहा है, इसलिए आपको दोनों टाइप की रिएक्शंस बराबर होती हुई दिखेगी। 50% केस में वो अपना लोन पेयर अपने कार्बन को देकर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जोड़ रहा है और 50% में अपना लोन पेयर प्रोटॉन को देकर मेटा पोजीशन पर जोड़ रहा है, इसलिए नाइट्रेशन में ये चीज होती है। क्या चीज समझ में आ रही है? नोट करो, नोट करो, ठीक है गाइस, कोई दिक्कत? अच्छा, एक बात मैं बता दूं कि यहां पर भी आप लोगों को वही प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है कि वही प्रॉब्लम हो जाती है गाइस कि आपका जो नाइट्रेशन है ये भी अनकंट्रोल्ड तरीके से होना शुरू हो जाता है। मतलब कि अनकंट्रोल्ड तरीके से होना शुरू हो जाने का मतलब क्या होता है कि वही आपका जो नाइट्रो ग्रुप है वो ऑर्थो पोजीशन पे भी अटैच होने की कोशिश करेगा और पैरा पर भी, जो हम लोगों ने अभी ब्रोमिनेशन पे देखा था, तो ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो तीनों पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ सकता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग वापस से क्या कर सकते हैं, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द नाइट्रेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, अगेन हम लोग क्या करेंगे, असाइलेशन कर देंगे। व्हाट वी कैन डू, असाइलेशन ऑफ एनिलीन। हम लोग क्या अडॉप्ट करेंगे टेक्निक, एनिलीन का असाइलेशन। क्या करना, वही एसिड एनहाइड्राइड का इस्तेमाल कर लो, सबसे बेस्ट चीज CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 इन प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन। अब तो आप लोगों को ये याद ही हो गया होगा। क्या होगा इससे, इससे ये होगा कि आपका जो ये नाइट्रोजन है यहाँ पर एक H आ जाएगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, यहाँ पर CH3 आ जाएगा और एज अ बाय प्रोडक्ट CH3COOH बाहर निकल जाएगा। अब आप इसका ट्रीटमेंट HNO3 के साथ कर दो इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड बाय मेंटेनिंग 288 केल्विन्स टेम्परेचर। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये आपके नाइट्रो ग्रुप को सिर्फ पैरा पोजीशन पे लगाएगा। असाइलेशन ऑफ एनिलीन इज डन एंड पैरा नाइट्रो एनिलीन इज ऑब्टेन्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। यानी आपको जो मेजर प्रोडक्ट चाहिए वो कौन सा होता है, पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो यहाँ पर आ जाएगा NC डबल बॉन्ड O CH3H और बाद में आप इसका ट्रीटमेंट किसके साथ कर दो, वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो वाटर हम लोग जानते हैं दो पार्ट में टूटेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये इस प्रकार से टूटेगा, ये इसके साथ कंबाइन होकर बना लेगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH एन एसिटिक एसिड, और ये H इस नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा, आपका एनिलीन और नाइट्रो यहाँ आ जाएगा। तो यू विल गेट पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो भाई नाइट्रेशन के अंदर भी आप चाहो तो कंट्रोल कर सकते हो इस मेथड से, और ये पाइरिडीन इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो पहले ये मिल जाएगा फिर आपको ये मिल जाएगा। इसका नाम बार बार बताने की जरूरत नहीं, इसको बोलेंगे N फिनाइल इथेनामाइड। चलो नोट करो, चलो आगे बढ़े। चलिए लास्ट हमारी आखिरी केमिकल रिएक्शन, इसके बाद हमारा अमाइंस कंप्लीट। फिर हम लोगों को सिर्फ क्या देखना है, हम लोगों को देखना है बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड्स। वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई साहब, उसकी भी अपनी इज्जत है। लास्ट रिएक्शन इज सल्फोनेशन। तो मेरे प्यारे गुलगुलो, सल्फोनेशन के अंदर पता है बहुत बढ़िया टेक्निक होती है। एक्चुअली सल्फोनेशन के अंदर क्या होता है, ध्यान से देखो, क्योंकि आपका एनिलीन
को जब आप ट्रीटमेंट H2SO4 के साथ करोगे, जब आप इसका ट्रीटमेंट H2SO4 के साथ करोगे तो आप खुद सोचो क्या होगा भाई। H2SO4 क्या रिलीज करेगा, सोचो, प्रोटॉन रिलीज करेगा। तो H2SO4 जैसे ही प्रोटॉन रिलीज करेगा, मैं यहां पर ऐसा तोड़ के लिख दूं इसको, ये टूट जाएगा H पॉजिटिव और SO4 SO4 नेगेटिव के अंदर। तो ये प्रोटॉन पर इसका नाइट्रोजन अटैक करेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NH3 पॉजिटिव के अंदर। ये हो गया तुम्हारा एनिलीनियम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीनियम। अब ये SO4 नेगेटिव इससे जाके अटैच्ड हो जाएगा, SO4H नेगेटिव इससे कनेक्ट हो जाएगा। भाई कैटायन और एनायन आपस में जुड़ गए ना, ये इस प्रकार से ये कैटायन और ये एनायन आपस में जुड़ गए, तो इसको बोलेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड। एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा, इट विल बिकम एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। बताओ कितना इजी हो गया, बताओ कितना इजी हो गया। आप लोगों को अपने आप ही यहां पर मास्किंग रिएजेंट मिल गया, यानी कि आपके एनिलीन में NH2 को आपने अपने आप ही मास्क कर दिया। नहीं, यहां पर आपको कोई बाहर से मास्किंग रिएजेंट चूज करने की जरूरत पड़ी ही नहीं। क्या बात समझ में आ गई। अब यहां पर आपने क्या करा, इसको अच्छा हीट कर दिया अप्रोक्सीमेटली 488 केल्विन पर, खूब हीट करा, खूब हीट करा। तो हीटिंग की वजह से क्या हुआ, ये वापस से NH2 में बदल गया, ये वापस से NH2 में बदल गया। यहां से निकालो एक हाइड्रोजन, तो NH2 में बदल गया। और ये SO3H ये जाकर पैरा पोजीशन पर अटैच हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की जरूरत है। तो जैसे यहां से आप एक H निकालोगे, सॉरी यहां से आप जैसे एक O निकालोगे, ये SO3H पैरा पोजीशन पे जाके अटैच हो जाएगा। तो अब हम इसको बोलेंगे पैरा अमीनो बेंज सल्फोनिक एसिड, क्योंकि आप लोग सब जानते हो SO3H ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद मोस्ट प्रेफरेबल होता है। तो बेंजीन के ऊपर SO3H होने के से ये बन गया बेंज सल्फोनिक एसिड, और NH2 आपका बन गया क्या, सब्स्टिट्यूएंट। तो ये आपका सल्फोनेशन हो गया। तो बस सल्फोनेशन आपको पैरा पोजीशन पर खुद शिफ्ट करना होगा, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात क्लियर होती है, क्या यह बात बढ़िया तरीके से क्लियर होती है। तो ये हो गया आपका सल्फोनेशन, बड़ी इजी केमिकल रिएक्शन थी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये आपका फाइनल रिएक्शन हो गया। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं, ठीक है। अब आखिरी बात ये हो गई, आखिरी चीज ये हो गई कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं पढ़ा रहे हो सर। तो यहां पर स्टार बना के हम नोट करेंगे दैट एनिलीन do not undergoes Friedel-Crafts reactions because Friedel-Crafts रिएक्शन में आप मुझे बताओ कैटलिस्ट के तौर पर क्या इस्तेमाल किया जाता है। इन Friedel-Crafts रिएक्शन बाय द नेम ऑफ कैटलिस्ट हम इस्तेमाल करते हैं लुईस एसिड्स को, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप क्या यूज करते हो, AlCl3 या FeCl3। अब आप खुद समझो कि आपका जो एनिलीन है मेरे प्यारे गुलगुलो, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जब तुम्हारा एनिलीन जो कि एक बहुत अच्छा लोन पेयर डोनर है, अगर आप इसका ट्रीटमेंट फॉर एग्जाम्पल CH3Cl के साथ कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो कायदा ये कहता है कि पहले ये इस कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करे, ये क्लोरीन इससे लेकर ये AlCl4 नेगेटिव में बदल जाए और आपको यहां से CH3 पॉजिटिव मिल जाए, और फिर ये CH3 पॉजिटिव आपके एनिलीन के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर अटैक करे। ये नॉर्मल मैकेनिज्म होता है, ये नॉर्मल मैकेनिज्म होता है। आपने एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर दिया, लेकिन एक्चुअली में क्या होगा, यहां पर आप देखो क्लोरीन है, ये कमजोर है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ज्यादा स्ट्रांग है। तो नाइट्रोजन यहां पर क्या करेगा, अपना लोन पेयर इसको डोनेट करके NH2
AlCl3 बना लेगा, खुद पर ले लेगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये सॉल्ट बन जाएगा एक प्रकार का। और अगर ये सॉल्ट बन गया, अबे तो फिर इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से जनरेट होगा, रिएक्शन तो कहीं और चली गई। तो क्योंकि आपका एनिलीन में नाइट्रोजन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लुईस बेस, इज अ स्ट्रॉन्ग लुईस बेस, ये आपके कैटलिस्ट के साथ, ये आपके कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्ट बना लेगा। तो आप इसका जवाब क्या लिखेंगे, दैट एनिलीन इज हैविंग नाइट्रोजन एज अ Lewis base, therefore salt is formed with catalyst। तो आपकी रिएक्शन कैटलिस्ट के साथ ही कुछ भलती बन गई। सो ये केस पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। तो बस यहां पर आपकी ये बात खत्म होती है। अब इसके आगे की बात हम लोग करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग बात करेंगे बेंजीन डाइजोनियम हेलाइड्स की, कि कैसे बनते हैं, कैसे रिएक्शन करते हैं। बड़ा मस्त टॉपिक है, उसके बारे में बात करेंगे बट इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अगले लेक्चर में मोस्टली हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। आज की क्लास यही खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।